नमस्कार। आज हम समझेंगे हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। मैला आंचल जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है और इसे नेट के सिलेबस में इकाई 6 के तहत रखा गया है। इसके अलावा कई प्रदेशों के असिस्टेंट प्रोफेसर के भी पाठ्यक्रम में इसे रखा गया है तथा टीजीटी, पीजीटी या अन्य जो हिंदी की परीक्षाएं होती हैं उसमें भी मैला आंचल से संबंधित कुछ कथन, कुछ महत्वपूर्ण संवाद या तथ्य पूछे जाते हैं, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो देखा जाए तो हर दृष्टि से मैला आंचल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं मैला आंचल के संबंध में कुछ जरूरी चीजें। सबसे पहले इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, जिनका जन्म हुआ था 1921 ईस्वी में। स्थान है फारबिसगंज, अररिया, बिहार तथा इनका निधन है 1977 ईस्वी। ये बात याद रखेंगे। आगे देखते हैं। रेणु की पहचान हिंदी के प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यासकार के रूप में है। यद्यपि वे सिर्फ आंचलिक रचनाकार नहीं हैं, सच तो यह है कि मैला आंचल के लेखन के बाद उनकी आंचलिक प्रवृत्ति लगातार कम हुई है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे और पलटू बाबू रोड। तो देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि रेणु की जो पहचान है वह क्या है, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में है, क्योंकि उन्होंने मैला आंचल जैसा महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास लिखा और परती परिकथा में भी उनकी आंचलिकता दिखाई पड़ती है। किंतु सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आंचलिक उपन्यास ही नहीं लिखे, अपितु आंचलिक उपन्यास के बाद उन्होंने अलग अलग तरीके के भी उपन्यास लिखे, जैसे दीर्घतपा है, जुलूस है, कितने चौराहे हैं और पलटू बाबू रोड है। तो अगर ये प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सिर्फ आंचलिक उपन्यासकार है और अगर वहां पर फणीश्वर नाथ रेणु दिया जाए तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आंचलिक उपन्यासकार नहीं है। आगे देखते हैं। मैला आंचल रेणु का सर्वाधिक प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण उपन्यास है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, हम इसे समझ ही सकते हैं क्योंकि हर जगह के पाठ्यक्रम में इसे प्रमुखता से रखा गया है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज, जिला है पूर्णिया और गांव है मेरीगंज, गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही नायक बन गया है। इस तरह से भौगोलिक वर्णन किया है लेखक ने गांव का, क्षेत्र का, जिस तरह का एक गांव का माहौल होता है, वातावरण होता है, ये ऐसा लगता है कि बाकी समस्याएं जो दिखाना चाहता था वो थोड़ी पीछे होके मेन जो अंचल है, जो वहाँ का क्षेत्र है, वही नायक बन गया है। इतनी अच्छी तरह से गांव का परिदृश्य उन्होंने चित्रित किया है। इसमें उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है, हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ नहीं दिखता। तो सब मिक्स है। अच्छे से उन्होंने उद्देश्य को और गांव की जो परिवेश है उस सब को दिखाया है। इसमें अंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। एक गांव में क्या अच्छा हो सकता है, अच्छे से अच्छा, और क्या बुरे से बुरा हो सकता है, वो सभी चीजें उन्होंने अच्छी तरह से दिखाया है। देखिए प्रमुख समस्याएं क्या है जिस पे वो प्रकाश डालना चाहते हैं, वह है जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। तो इन बातों को हम पूरी तरह ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या चीज उसमें रेणु जी कहना चाहते हैं और किन चीजों को बहुत ही सुंदरता से वो दिखाते हैं। आगे है परती परिकथा में पूर्णिया जिले के ही दूसरे गांव परानपुर की कथा है। देखिए वहां पर मेरीगंज गांव था पूर्णिया जिले का, और परती परिकथा जो उनका दूसरा उपन्यास है उसमें पूर्णिया जिले के ही परानपुर गांव का जिक्र है। इस उपन्यास के बाद रेणु में आंचलिकता के प्रति उत्साह कम हो गया है। परती परिकथा में उसका जो है मैला आंचल के आगे का कह सकते समाधान दिखाई पड़ता है, उससे ही जुड़ा हुआ यह उपन्यास है, उसका दूसरा भाग कह सकते हैं कुछ लोग। तो इस तरह से परती परिकथा में भी आंचलिकता दिखती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रेणु जी ने आंचलिकता के प्रति अपना उत्साह कम कर दिया था। देखिए कहीं कहीं पे क्या है ना, इन चीजों को पढ़ने का ये फायदा है कि जब कथन और कारक जैसे प्रश्न बनते हैं या फिर जो है मिलान कराने वाले बनते हैं नेट में, और कहीं पे जब हम मेंस लिखते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो इन तथ्यों को अगर हम जानते हैं तो अपनी चीज़ों को अच्छे से वहाँ पर रख सकते हैं,
सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नों को। तो डिटेल में पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है, और इसके अलावा आप उपन्यास को ज़रूर पढ़ लें ताकि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आए। इसके बाद के उपन्यास ग्रामीण अंचलों के नहीं, प्रायः कस्बों व नगरों के हैं। नारी का मुद्दा भी कई जगह महत्वपूर्ण हो गया। देखिए वही बात कह रहे हैं कि अंचल से हटके फिर उन्होंने कस्बों और नगरों के को लेकर भी रचनाएं की, उपन्यास लिखा, और जो आपका दीर्घतपा उपन्यास इन्होंने लिखा उसमें नारी का मुद्दा भी उन्होंने काफी महत्वपूर्ण तरीके से दिखाया हुआ है। तो चीजें फिर बदलती हैं, सिर्फ एक ही तरह से उपन्यास वो नहीं लिखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के परवर्ती उपन्यासों की प्रकृति चाहे अलग होती गई, लेकिन शिल्प के स्तर पर कुछ सामान्य विशेषताएं लगातार दिखाई देती हैं, जैसे भाषा और बोली के देशज प्रयोगों पर बल, लोक संस्कृति के प्रतीकों बिंबों का उपयोग आदि। वे अपनी ओर से वर्णन करने के स्थान पर दृश्यात्मक विधि, अर्थात जिसे इंग्लिश में सीनिक मेथड कहते हैं, सीन क्रिएट करते हैं, का प्रयोग करने में सिद्धहस्त हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि वो जो है भले ही उनकी प्रवृत्ति चेंज हो गई, प्रकृति चेंज हो गई उपन्यास लिखने की, लेकिन जो भाषा और बोली का देशज प्रयोग उन्होंने किया वो अपने आगे के भी उपन्यासों में उसी तरह करते आए हैं और लोक संस्कृति के प्रतीकों का उपयोग करते आए हैं। और इस तरह से उन्होंने एक दृश्य उत्पन्न किया है, गांव का हो या कस्बे का हो, कि वह पूरी तरह हमारे सामने सजीव सा दिखने लगता है। और इस जो दिखाने की जो ये कला है उसे कहते हैं दृश्यात्मक विधि या सीनिक मेथड। दृश्यात्मक विधि या सीनिक मेथड। रेणु ग्राम में समाज का आदर्शीकरण नहीं। देखिए ये दो लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे है अभी बताते हैं। रेणु ग्राम में समाज का आदर्शीकरण नहीं करते, बल्कि उस समाज की मानवीय संवेदनाओं, वैचारिक संघर्षों, उसकी कमजोरियों और अंतर्विरोधों को पूरी सच्चाई से चित्रित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आदर्शीकरण से मतलब कि हम बस अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं, बहुत मेल मिलाप दिखा रहे हैं, गांव में बहुत आपस में प्रेम है, मिलजुल के रह रहे, ये हो गया आदर्शीकरण। और यदि हम जबरदस्ती का उसमें आदर्श नहीं घुसाते हैं, सीधा सीधा हम जो है वो लिख देते हैं, तो वो यथार्थ है। तो यहाँ पे देखिए प्रेमचंद से अगर अंतर करने को आ जाता है तब भी हम ये बात वहाँ रख सकते हैं कि जहाँ की प्रेमचंद के उपन्यासों में क्या था, यथार्थ के साथ साथ आदर्श भी था। लेकिन रेणु क्या है, पूरी तरह वो सच्चाई को चित्रित कर देते हैं। उन्होंने जबरदस्ती का कहीं आदर्शीकरण नहीं किया है। जो भी संघर्ष हैं एक ग्रामीण क्षेत्र की, जो आपस की, जो उनके रिश्तों में जो भी कमजोरियां हैं, जो अंतर्विरोध चलता है सबके बीच में, सब कुछ आसानी से वहाँ रख देते हैं। तो इस तरह से ये बात हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए इस उपन्यास के बारे में कुछ चीजें देखेंगे। मैला आंचल, प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। इसमें देखिए हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है ये, सबसे पहला तो यही ध्यान रखना है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है और इसे 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। तो प्रथम खंड 44 परिच्छेद में है तथा द्वितीय खंड में 23 परिच्छेद हैं। 2 खंड में है, पहले में 44 है, दूसरे में 23, और इन्हें परिच्छेदों में वो किया गया, वर्गीकृत किया गया है। कथा क्षेत्र पूर्णिया जिले का मेरीगंज अंचल है तथा इसका जो वर्ण विषय है, एक लाइन में अगर पूछा जाए कि इसका वर्ण विषय क्या है तो हम बता सकते हैं कि मेरीगंज अंचल के 1945 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जनजीवन का चित्रण इस उपन्यास में रेणु जी करते हैं। इसके कुछ प्रमुख पात्रों को देखते हैं। डॉक्टर प्रशांत, विश्वनाथ प्रसाद, कालीचरण, ज्योतकी काका इनको बोलते हैं, नागा, पार्वती, प्यारू, बलदेव, मार्टिन, सुमिरत दास, कमली, बावन दास, लक्ष्मी दासिन, ममता, राम पियरिया, मंगला देवी। तो यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उन्हीं के नाम है, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे और पात्र इसमें हैं। यहाँ देखिए आंचलिक उपन्यास क्या है, इसके बारे में देखते हैं। वे उपन्यास जिनमें ग्रामीण अंचल की मान्यताओं, परंपराओं, संस्कृति आदि का वहीं की भाषा में चित्रण हो, उन्हें आंचलिक भाषा में, यहाँ पे
कुछ गलत हो गया है, उन्हें क्या है, आंचलिक उपन्यास कहते हैं। तो यहाँ हम समझ गए कि आंचलिक उपन्यास क्या कहलाते हैं। जब हम किसी गांव का, किसी क्षेत्र का चित्रण करें और खुद उसी की भाषा में, वहीं की लैंग्वेज को प्रयोग करके उस उपन्यास को लिखते हैं, तो वे पूरी तरह से आंचलिक उपन्यास होते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि गांव का चित्रण तो होता है, लेकिन उसमें जो भाषा होती है वह वहाँ की ना होकर लेखक अपनी भाषा में करता है, तो वो आंचलिक उपन्यास पूरी तरह नहीं माना जाता है। लेकिन सब कुछ वहीं का है, तो वह पूरी तरह आंचलिक है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे एक दो प्रश्न आते ही आते हैं, वह है मैला आंचल के संबंध में लेखक या जो आलोचक हैं उनके क्या मंतव्य हैं, क्या कथन है, वो क्या कहते हैं, किस तरह से इसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी क्या कहते हैं अपने उपन्यास के बारे में और मैला आंचल की भूमिका में। भूमिका में रेणु जी कहते हैं कि मैंने इस आंचलिक जिंदगी को उसकी संपूर्णता में देखने, पहचानने और जानने की कोशिश की है। इसमें फूल भी हैं और सूल भी, धूल भी है, गुलाल भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से भी दामन बचाकर निकल नहीं पाया। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और ये भी ध्यान रखना कि इसे स्वयं लेखक ने लिखा है। कहते हैं कि यहाँ पे अच्छा बुरा सब कुछ है, तो मैं किसी चीज को छोड़ के नहीं निकल पाया कि मैं बुराई को छोड़ के सिर्फ अच्छाई अच्छाई लिख दूं, अच्छाई छोड़ के सिर्फ बुराई बुराई लिख दूं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मैं दामन बचाकर निकल नहीं पाया, अर्थात मैं सारी चीजों को हूबहू वैसे ही लिखता चला गया। अगला जो वह है नलिन बिलोचन शर्मा का। ये कहते हैं कि मैला आंचल की भाषा से हिंदी समृद्ध हुई है। रेणु की कुशलता ने ऐसी शैली का प्रयोग किया है जिसमें आंचलिक भाषा तत्व परिनिष्ठित भाषा में घुल मिल जाते हैं। हिंदी समृद्ध होने से आशय है कि कुछ नए शब्द उसमें जुड़े हैं हमारी हिंदी में। तो इस तरह से नलिन बिलोचन शर्मा ये कहते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु ने जो आंचलिक भाषा का प्रयोग किया है वो हमारी जो मानक हिंदी है, जो हम बोलते हैं खड़ी हिंदी, उसमें घुल मिल जाती है, कहीं से भी अलग नहीं दिखाई पड़ती। तो क्या होता है, हिंदी समृद्ध हो रही है। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा का ही है। इसमें ये कहते हैं कि मैंने गोदान के बाद हिंदी का ऐसा दूसरा महान उपन्यास नहीं देखा। ये दोनों कथन नलिन बिलोचन शर्मा जी का था। आगे है खुद फणीश्वर नाथ रेणु का है। भूमिका में कहते हैं कि यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास, कथांचल है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार अंचल का एक जिला है, इस तरह से उसको बताते हैं। तो यह बात किसने कही है, फणीश्वर नाथ रेणु कहते हैं मैला आंचल की भूमिका में। अगला कथन है शांति स्वरूप गुप्त का। ये कहते हैं कि मैला आंचल ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। महत्वपूर्ण है, छोटा है, इसे ध्यान रखेंगे। सारे कथनों को आप नोट कर लेंगे और बार बार इसे पढ़ेंगे ताकि ये याद हो जाए। पढ़ने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि किसने क्या कहा, क्या कहना चाहा, तो वो अपने आप याद रहेंगे। आगे देखिए, बिहार के एक छोटे से भूखंड की हथेली पर रेणु ने समूचे उत्तरी भारत के किसान की नियति रेखा को उजागर किया है। निर्मल वर्मा ये कहते हैं, उनका कहना है कि रेणु जी ने क्या किया है कि एक छोटे से गांव जो है मेरीगंज, उसी को लेकर लिखा, लेकिन यह पूरी क्या हो गई, उत्तरी भारत के किसान की ही कथा हो गई है, क्योंकि हर गांव की यही कहानी है। लेकिन एक गांव के माध्यम से उन्होंने उत्तरी भारत के सभी किसान को उजागर कर दिया है। निर्मल वर्मा का कथन है। अगला कथन है बच्चन सिंह का। ये कहते हैं कि मैला आंचल की दुनिया का समाधान परती परिकथा में खोजा जा सकता है, अर्थात जो समस्याएं थी, जो कुछ उसमें छूट गया है मैला आंचल में, उसे हम परती परिकथा में समझ सकते हैं। अगला कथन भी बच्चन सिंह का ही है। यह कहते हैं कि रेणु जी ने अपनी गहरी ग्रामीण संवेदना के आधार पर मेरीगंज गांव को, उसके संपूर्ण अंतर्विरोधों को और अंगड़ाई लेती हुई चेतना को औपन्यासिक रूप दिया है। डॉक्टर बच्चन सिंह।
अब इतने तो हो गए कथन जो कि बहुत जरूरी थे और महत्वपूर्ण आलोचकों द्वारा कहे गए थे, तो इसे ध्यान रखना है। इसके आगे हम देखेंगे मैला आंचल के कुछ पक्षों को, संवेदना पक्ष देखेंगे और भी बाकी जो पक्ष होते हैं उपन्यास को देखने के, सारे पक्षों को देखेंगे, लेकिन एक वीडियो में नहीं, इसके बाद इसके और भी भाग हम लेकर आएंगे। तो आज हम देखेंगे मैला आंचल का संवेदना पक्ष। सबसे पहले इसे समझने का प्रयास करते हैं। मैला आंचल हिंदी का प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास है। इस कारण इसके कथ्य में प्रायः वे सारी विशेषताएं मिलती हैं जो किसी भी आंचलिक उपन्यास में पाई जाती हैं। देखिए, प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास जब किसी को बनाया जाता है तो उसमें वो सब कुछ, सारे तत्व मिलने चाहिए जो उसे उस कैटेगरी में खड़ा करता है। तो अगर ये प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास है तो इसके अंदर सारी वो विशेषताएं होनी चाहिए जो एक आंचलिक उपन्यास में होती हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से पूरी तरह ये सारी विशेषताएं इसमें मिलती हैं। आंचलिक उपन्यास में जो परिवेश लिया जाता है वह समय और स्थान में सीमित होता है, किंतु उस सीमित समय और स्थान में जीवन के जितने पक्ष हो सकते हैं, उन पक्षों के जितने चेहरे हो सकते हैं, वे सब उसमें पूरे विस्तार के साथ विद्यमान होते हैं। मैला आंचल भी ऐसे ही कथ्य को धारण करता है। तो एक तरह से इसका अवलोकन किया गया है कि मैला आंचल कितना खरा उतरता है आंचलिक उपन्यास, प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास बनने के लिए। तो ये सारी चीजें उसके अंदर समाहित है जो कि होनी चाहिए। और संवेदना पक्ष में सबसे पहला हम देखते हैं भौगोलिक पक्ष। क्या है वहां का भौगोलिक वातावरण, उसे समझते हैं। यहाँ देखिए, यद्यपि समग्रता के लिए आंचलिक उपन्यासकार को जीवन के सभी पक्षों की प्रस्तुति करनी होती है, लेकिन मूल रूप से भौगोलिक और सांस्कृतिक वर्णन इस उपन्यास में प्रमुख होते हैं। यह प्रमुखता इस रूप में नहीं होती कि इन पक्षों का विस्तार सबसे अधिक हो, बल्कि इस रूप में होती है कि यही दो पक्ष आंचलिक उपन्यास को आंचलिकता प्रदान करते हैं। जैसे भौगोलिक वर्णन जब हम करेंगे तभी ना हमें पता चलेगा कि हम गांव में हैं कि कस्बे में हैं, शहर में हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो भौगोलिक पक्ष है उसके साथ साथ जो सांस्कृतिक वहाँ का वर्णन है, रहन सहन का, वही हमें बताता है कि हाँ ये आंचलिक है या नहीं है। इस उपन्यास में इन दोनों बिंदुओं पर पर्याप्त ध्यान देते हुए रचनाकार ने जीवन के सारे पहलुओं को, चाहे वे सामाजिक हों, राजनीतिक हों या आर्थिक हों, यथोचित स्थान दिया है। रेणु ने सबसे पहले अंचल का सामान्य भौगोलिक वर्णन किया है ताकि पाठक उस अंचल तक पहुंच सके जिसके सारे जीवन को आगे वह महसूस करने वाला है। उपन्यास की शुरुआत में ही वे भौगोलिक परिचय देते हुए क्या कहते हैं, देखिए किस तरह से एक चित्र बना रहे हमारे दिमाग में, पाठक के दिमाग में, ताकि हम उस चीज को पूरी तरह महसूस कर सकें, हमें लगने लगे कि हम वाकई उस गांव को देख रहे हैं। कहते हैं कि ऐसा एक गांव है मेरीगंज। अब हमें तुरंत आता है कि हाँ, मेरीगंज नामक एक गांव है। रौतहट स्टेशन से 7 कोस पूरब बूढ़ी कोसी को पार करके जाना होता है। तड़बन्ना के बाद ही एक बड़ा मैदान है जो नेपाल की तराई से शुरू होकर गंगा जी के किनारे खत्म हुआ है। लाखों एकड़ जमीन, बंध्या धरती का विशाल अंचल। कोस भर मैदान पार करने के बाद पूरब की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है, वही है मेरीगंज कोठी। देखिए किस तरह से एक वातावरण तैयार किया गया है पाठकों को वहां पहुंचाने के लिए। आगे देखते हैं। बाहरी भूगोल का वर्णन करने के बाद रचनाकार गांव के भीतरी भूगोल पर भी दृष्टि डालता है। अभी तक तो बाहरी भूगोल था कि कहाँ पड़ता है, क्या चीज है, अब ताकि अंचल की एक आंतरिक पहचान भी पाठक को हो सके। यहाँ पर उपन्यासकार लिखता है कि मेरीगंज एक बड़ा गांव है, 12 वर्ण के लोग रहते हैं, अर्थात हर तरीके के लोग, सभी तरह के लोग रहते हैं। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती है, बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा रहता है। ये उन्होंने गांव के भीतर का बताया। भौगोलिक परिचय देने के बाद रेणु उस अंचल के समग्र जीवन का आंकलन करना शुरू करते हैं। इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्ष अपने हर रूप रंग में व्यक्त होते चलते हैं।
और धीरे धीरे पाठक खुद को उस गांव में महसूस करने लगता है। और यहीं पे क्या होता है, उपन्यासकार की सफलता होती है जब इस तरह से चीजें चलने लगती हैं। इसके बाद देखेंगे भौगोलिक पक्ष के बाद इसका सामाजिक पक्ष, क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहले जो दिया है वह है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था भारत के किसी भी सामान्य गांव के सामाजिक जीवन की धुरी के रूप में काम करती है। मेरीगंज का पूरा समाज जाति के आधार पर वर्गीकृत है और जातीय किस्म के झगड़े होना वहां सामान्य सी बात है। जातियों के बीच का शक्ति संतुलन भी गांव की सामाजिक संरचना निर्धारित करता है। उपन्यासकार उपन्यास के आरंभ में ही इस संरचना को स्पष्ट करते हुए कहता है, अब गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ब्राह्मण अभी भी तृतीय शक्ति है, अर्थात तो अभी भी सबसे अलग है। गांव के अन्य जाति के लोग भी सुविधानुसार इन्हीं तीनों दलों में बटे हुए हैं। ये जातियां न केवल शक्ति संतुलन का आधार हैं, बल्कि इनमें एक दूसरे के प्रति गहरी घृणा भी विद्यमान है। ऐसा कहते हैं ना, गांव में बड़ा प्रेम होता है, आपस में सब मिलजुल के रहते हैं, लेकिन यहाँ पर रेणु जी ने बताया कि वास्तविकता क्या होती है। गांव में किस तरह से एक दूसरे को ही लोग पीछे करने में लगे रहते हैं, जात पात में घिरे रहते हैं और एक दूसरे का नुकसान करते रहते हैं। यद्यपि उपन्यासकार ने जातीय घृणा के प्रसंगों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है, तथापि कुछ एक प्रसंगों में घृणा की यह भावना स्पष्ट रूप से दिखती है। ऐसे ही एक प्रसंग में ज्योतिकी काका सोचते हैं। देखिए, ये सारी बातें आप कथन के रूप में भी याद रखिएगा या संवाद के रूप में भी याद रखिएगा, किसके माध्यम से कही गई। तो यहाँ ज्योतिकी काका क्या कहते हैं कि यादव लोग बार बार लाठी भाला दिखाते हैं, राजपूतों के लिए यह डूब मरने की बात है। अकेले यादवों की बात रहती तो कोई बात नहीं थी, इसमें कायस्थ समाया हुआ है, मरा हुआ कायस्थ भी बिसाता है, अर्थात बदबू करता है। तो ये इनका कथन था और ये यहाँ पे दिखाता है कि किस प्रकार से जाति पात को लेकर इसमें चीजों का वर्णन किया गया है। दूसरा यहाँ जो है देखने के लिए वह है नारी का स्थान। सामाजिक पक्ष में हम देखेंगे नारी का स्थान। यद्यपि मैला आंचल में नारी की सामाजिक स्थिति पर विशेष रूप से रचनाकार ने ध्यान नहीं दिया है, फिर भी कई प्रसंगों में चलते चलते ऐसी टिप्पणियां की हैं जो नारी की परतंत्र व निम्न स्थिति को व्यक्त करती है। किसी भी घर में यदि आर्थिक अभाव हो तो पुत्र और पुत्री में से पुत्र पर ही धन खर्च करने को ठीक समझा जाता है। उपन्यास में एक प्रसंग ऐसा है जहां एक रोगग्रस्त युवती के पिता इस अंतर को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। देखिए, एक बच्ची है, युवती है, उसके पिता जो है डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, हुजूर, लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। इस पर डॉक्टर प्रशांत क्या सोचते हैं, जो कि एक सभ्य समाज से आते हैं, इस गांव के नहीं हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी प्रतिक्रिया होती है इस बात को सुन के कि लड़की की जाति बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है, लेकिन बेचारे बूढ़े का इसमें कोई दोष नहीं। सभ्य कहलाने वाले समाज में भी लड़कियां बला की पैदाइश समझी जाती हैं। वो अपने समाज को याद करने लगते हैं, जबकि वो किसी सिटी से थे, कस्बे से थे। वो सोचते हैं कि इसमें बूढ़े बेचारे का क्या दोष है, ये तो गांव से है, अनपढ़ है, यहाँ का सामाजिक व्यवस्था ही ऐसा है। अच्छी अच्छी जगहों पर भी क्या होता है, लड़कियां जो है परेशानी ही समझी जाती हैं, बला की पैदाइश से समझी जाती हैं। यह बात डॉक्टर प्रशांत सोचने लगते हैं उस बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर। तो यहाँ तक हमने कुछ चीजें जरूर समझ ली होंगी, आपको भी समझ में आया होगा कि क्या भौगोलिक वातावरण कैसा था, सामाजिक पक्ष उसका कैसा है। इसके बाद अभी बहुत कुछ है, दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। तब तक इन चीजों को ध्यान से दोहराइए, जो नोट करने लायक चीजें उसे नोट करिए। धन्यवाद।